हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IAS PCS केंद्र। फ्रेंड्स, ये 100 पेज नोट्स सीरीज का 21वां लेक्चर है। इसके पहले टोटल 20 लेक्चर्स हो चुके हैं, छोटे छोटे लेक्चर्स हैं जिनमें पूरी की पूरी हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है, केमिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है और बायो भी कंप्लीट हो चुकी है। कुछ एक वीडियोज फिजिक्स के भी हो चुके हैं। ये फिजिक्स का आखिरी वीडियो है। इसके पहले वाले वीडियोज को अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उन वीडियोज को भी जरूर देख सकते हैं। रही बात PDF की, तो इसके पहले जितने भी लेक्चर्स हो चुके हैं उनके PDF को मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड कर दिया है। तो अगर आपको रेगुलर PDF चाहिए तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उस चैनल का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। कम टाइम में क्वालिटी रिवीजन के लिए ये नोट्स, ये जो PDF है, काफ़ी शानदार PDF है। काफ़ी सिंपल और सिस्टमेटिक ढंग से सारी चीज़ों को प्रेजेंट किया गया है। ठीक, जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से, चाहे BPSC हो, चाहे कोई भी स्टेट PCS एग्जाम हो, चाहे या फिर कोई भी वनडे एग्जाम हो, सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स, ऊष्मा एवं ऊष्मा गति की। फिर बात करेंगे विद्युत की, इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक, तो देखिए ऊष्मा एवं ऊष्मा गति की अर्थात हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स में सबसे पहले हम देख लेते हैं टेम्परेचर मेजरमेंट, तापमान मापन। तापमापन के पैमाने क्या क्या हैं? बेसिकली हम 3 पैमाने यूज करते हैं। एक तो सेल्सियस हो जाएगा, एक केल्विन और एक फ़ारेनहाइट। अब इनमें रिलेशंस क्या हैं एक दूसरे के बीच, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही एग्जाम में पूछे जाते हैं, यही जानना है हमें। देखिए केल्विन और सेल्सियस की बात की जाए तो इनके बीच जो रिलेशन होता है वो ये होता है, मान लीजिए कि ये केल्विन में टेम्परेचर है, इसका रिलेशन सेल्सियस के साथ क्या होता है, ये मान लीजिए सेल्सियस में टेम्परेचर है C + 273। ठीक, K इज इक्वल टू कितना हो जाता है, C + 273। अर्थात एग्जाम्पल से समझाता हूँ, मान लीजिए कि सेल्सियस में आपको टेम्परेचर दिया हुआ है 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो कोई पूछेगा केल्विन में कितना होगा, केल्विन में कितना होगा, तो K इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, C की जगह पर कितना रखेंगे, 10 + 273, कितना हो जाएगा 283 केल्विन में। आप समझ पा रहे होंगे। चाहे 0 डिग्री सेल्सियस है, इसको केल्विन में बोलिएगा तो कितना हो जाएगा 273। क्यों? क्योंकि K इज इक्वल टू होगा, सेल्सियस में लिख दीजिए, सेल्सियस में कितना है 0 + 273, तो ये हो जाएगा 273 केल्विन। ये हो गया केल्विन सेल्सियस में रिलेशन। वैसे ही फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में रिलेशन देख लेते हैं, एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में रिलेशन क्या होता है, C/5 इज इक्वल टू F - 32/9। आपको इसमें कंफ्यूजन हो सकता है अगर आप याद करके चल रहे हैं तो इस 5 में और 9 में कि 5 मतलब 5 कहाँ पर होगा। चलिए याद कर लिया तो अच्छी बात है, बट एग्जाम में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि 5 यहाँ होगा या 9 होगा C के नीचे। तो थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ। आइडिया क्या है, एक ट्रिक है, हल्का सा ट्रिक, ताकि आपको कन्फ्यूजन हो तो आप वो दिमाग लगाकर ये सोच पाएँ, डिसाइड कर पाएँ कि 9 कहाँ पर होगा, यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा। देखिए F जो है ना, F, ये F है, F को ऐसे मिला दीजिएगा, ऐसे मिला दीजिएगा तो ये 9 जैसा थोड़ा हो जा रहा है, उल्टा कीजिएगा तो ठीक है। तो ऐसे ध्यान में रख लीजिएगा इस F से कि 9 यहाँ होगा, F के पास होगा, पास मतलब इसके नीचे होगा। ठीक है, ये रिलेशन है, ये रिलेशन जरूर याद रखिएगा। अब देखिए C/5 इज इक्वल टू F - 32/9, ये दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है बार बार, या फिर ये रिलेशन याद रखिएगा, कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि F अर्थात फ़ारेनहाइट और सेल्सियस कब एक समान होंगे, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस कब समान होंगे, मतलब F और C कब बराबर होंगे, कब इक्वल होंगे। तो ऑप्शन में मान लीजिए आंसर आपको डिग्री सेल्सियस में दिया है, तो क्या कीजिएगा आप, यहाँ पर बोल रहा है ना कि समान की बात कर रहा है वो, मतलब F C के समान है और आंसर C में दिया हुआ है, मैंने डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, तो C को C रहने दीजिए, F की जगह पर आप क्या रखेंगे, जैसे C/5 इज इक्वल टू F - 32 अपॉन कितना है 9 है ना, तो F की जगह पर क्या रखेंगे, C रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोल ही रहा है कि समान करना है, तो यहाँ पर C रख देंगे। ऑप्शन में अगर सेल्सियस में दिया है तो आराम से दाएं बाएं करेंगे, थोड़ा बहुत मैथ आता है तो आंसर पर पहुंच जाएंगे, C में आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, हाँ, अगर F में आंसर दिया हुआ है, F में हालांकि अभी पूछा नहीं है, C वाले में पूछा है, अगर F में दिया है तो दोनों जगह F रख के सॉल्व कर लीजिए। ठीक, तो F में पूछे चाहे C में पूछे आंसर तो वही आने वाला है ना, लेकिन मैं C में पूछा है इसलिए मैं C का एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ। तो आप C सॉल्व करने जाइएगा ना, C/5 इज इक्वल टू C - 32/9, F और C को समान कर दिया, दाएं बाएं कीजिएगा, 9 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 9C हो जाएगा, थोड़ा मैथ लगाइए, इसको इधर लाकर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5C
माइनस ये कितना हो जाएगा 32 बचे 160, ये फिर इधर लाकर माइनस कीजिएगा तो 4c होगा, 4 जाकर डिवाइड होगा 160 में तो -40 हो जाएगा, तो -40 आंसर होगा, -40 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो इसको या तो आप याद रखिए या फिर ध्यान में रखेंगे, ये फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे और कॉन्सेप्ट ध्यान में रखेंगे, तो चाहे कुछ भी पूछे, मान लीजिए पूछ ले कि एफ को डबल कर दिया जाए, मतलब एफ जो है ना ये एफ वो सी के डबल है, अर्थात 2c कर दिया जाए तब c की वैल्यू क्या आ जाएगी। तो ये सारी बातें, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, शायद आप समझ पा रहे होंगे। ये वीडियो चूंकि रिवीजन के पर्पज से बनाया गया है तो मैं उतना ही एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी नहीं हो। हाँ, डिटेल्स में आपको देखना है तो इसके पैरेलल में एक बैच चल रहा है नचिकेता बैच, उसमें डिटेल्स में चीज़ों को डिस्कस किया जा रहा है, तो आप उन वीडियोज़ को भी जरूर देखते रहिए। ठीक है, ये रिलेशन हो गया। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है जब सी और एफ बराबर होंगे तो सी की वैल्यू कितना आ जाएगी -40 डिग्री सेल्सियस, अर्थात -40 डिग्री सेल्सियस पर सी और एफ क्या होंगे, समान होंगे। ये सारी बातें मैंने यहाँ लिख दी है। अब देख लीजिए, यहाँ पर देखते हैं टेम्परेचर बढ़ाने से क्या क्या होता है, क्या फ़र्क पड़ता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मान लीजिए कोई ठोस है, ठोस में हम एग्जाम्पल लेते हैं बर्फ़ का, आइस का। ठीक, बर्फ़ का कोई टुकड़ा है, टेम्परेचर बढ़ाइए, टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो बर्फ़ किस में बदल जाएगा, लिक्विड में, द्रव में। ठीक, टेम्परेचर बढ़ाते जाइए ठोस द्रव में बदल जाएगा, फिर द्रव, और टेम्परेचर बढ़ाते रहिए तो इसका वेपराइजेशन होगा। ठीक है, धीरे धीरे ये गैस में बदल जाएगा पूरा। आप समझ पा रहे होंगे, टेम्परेचर बढ़ाते जाइए ठोस से द्रव, द्रव से गैस। ठीक है, ये सारी बातें हैं। हाँ, थोड़ा सा छोटी छोटी बातें हैं, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। बर्फ़ का जो गलनांक होता है ना, बर्फ़ का जो गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट, वो कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। यहीं पर बर्फ़ गलना शुरू होता है। और एक और बात ध्यान में रखिएगा, 0 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है ना, यहाँ पर बर्फ़ का गलना शुरू होता है, बर्फ़ यहाँ पर मेल्ट करना शुरू होता है इस टेम्परेचर पर, और इसी टेम्परेचर पर पानी जो होता है, जल जो होता है, वो जमना शुरू होता है, बर्फ़ में बदलना शुरू होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बर्फ़ का गलनांक हुआ, मतलब बर्फ़ के गलनांक की बात की जाए, अर्थात उसके मेल्टिंग पॉइंट की बात की जाए, तो वो भी 0 डिग्री सेल्सियस होगा। या फिर जल के हिमांक, मतलब जल का बर्फ़ में बदलना, हिम में बदलना, ठोस में बदलना, ठीक है ना, बर्फ़ में बदलना, उसका भी मतलब जल का जो हिमांक होगा, ठीक है ना, जल का जो हिमांक होगा वो भी कितना होगा, फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा। मेल्टिंग पॉइंट हो या फिर फ्रीजिंग पॉइंट हो, वो कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा। 0 डिग्री सेल्सियस पर ही बर्फ़ पिघलना शुरू होता है और 0 डिग्री सेल्सियस पर ही जल का जमना शुरू होता है। ठीक है, ये सारी बातें हैं। और फिर आगे बात करते हैं, थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ मैं। जल के क्वथनांक की बात की जाए, अर्थात जल के बॉइलिंग पॉइंट की, तो ये कितने डिग्री सेल्सियस पर नॉर्मली बॉयल करने लगता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक, देखिए ये सारी बातें मैं बता चुका हूँ कि कब क्वथनांक बढ़ जाएगा, कब घट जाएगा। जैसे मान लीजिए इसमें इम्प्योरिटीज वगैरह मिला देते हैं, जल में इम्प्योरिटीज मिला देते हैं, अशुद्धियाँ मिलाते हैं, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए जल में नमक मिला दिया तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। या फिर ऊंचाई के साथ, जैसे जैसे मान लीजिए पहाड़ पे जा रहे हैं तो वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर अर्थात वायुमंडलीय दाब कम होता है, इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट कम होने लगता है, क्योंकि जल के सतह पर दाब कम हो जाता है तो वो जल्दी बॉयल करने लगता है। ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। ठीक, ऊंचाई के साथ बॉइलिंग पॉइंट कम होने लगता है, या फिर इम्प्योरिटीज मिला देते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। इसके उल्टा आपको फ्रीजिंग पॉइंट के लिए सोचना है, हिमांक के लिए सोचना है। बात करते हैं कंडेंसेशन की, अर्थात संघनन की। तो देखिए कंडेंसेशन क्या होता है, संघनन की बात की जाए तो ये होता है गैसीय अवस्था से लिक्विड स्टेट अर्थात द्रव की अवस्था में कन्वर्ट हो जाना, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए ये कोई बर्तन है, बर्तन में ये पानी, वाटर है, ठीक, जल है, इसको बॉयल किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है टेम्परेचर बढ़ाने पर। कोई जरूरी नहीं है कि बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचने के बाद ही वेपराइजेशन होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से वेपराइजेशन शुरू हो जाता है। ठीक, इतना समझिएगा। ठीक, तो और ऊपर मान लेते हैं कोई ढक्कन है, कोई ढक्कन रख दिया आपने, तो जैसे ही ये जल को आप गर्म कीजिएगा तो इसमें जो जल है इसका वेपराइजेशन होगा। वेपराइज होने के बाद, वाष्प बनने के बाद, इसका वाष्पन जब होगा तो वाष्प ऊपर जाएगा। ठीक है, अब जैसे टेम्परेचर यहाँ पर कम होता है ना, तो ये जो वाष्प है अर्थात जो गैस है, वाष्प क्या है, गैस है, वो किस में बदलने लगता है, जल में। आपने देखा होगा बर्तन के ऊपर जो ढक्कन होता है, ढक्कन पर जल के ड्रॉपलेट्स, जल की जो बूंदें होती है, वो क्या है, वो बेसिकली पहले वाष्प था, वाष्प किस में बदल गया है, जल में। तो ये क्या है, कंडेंसेशन है। ये वाला जो प्रोसेस है वो क्या है, कंडेंसेशन है, वाष्प से जल में बदलना, गैस से लिक्विड में बदलना। ठीक, तो ये बातें आप समझ गए होंगे। हाँ, यहाँ पर ये बात ध्यान में रखिएगा, इसको बोला जा सकता है कि कंडेंसेशन जो होता है ना, वो
क्वथन का विपरीत होता है, क्वथन या वाष्पन। लेकिन क्वथन और वाष्पन में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है, मैंने बोला भी है अभी बीच में, लेकिन फिर बोल देता हूँ। क्वथन और वाष्पन में ये डिफरेंस है, अर्थात बॉइलिंग और वेपराइजेशन में, इवेपोरेशन में ये डिफरेंस है कि टेम्परेचर जैसे ही आप बढ़ाते जाएंगे तो वेपराइजेशन शुरू हो जाएगा। बट क्वथनांक जो होता है ना, क्वथनांक अर्थात क्वथन जो होता है, बॉइलिंग जो होता है, वो स्पेसिफिक पॉइंट पर जाकर, एक स्पेसिफिक पॉइंट पर जाकर बॉइलिंग शुरू होता है। समझ पा रहे होंगे आप। जैसे जल की बात की जाए, जो प्योर जल है उसकी बात की जाए, जो जल है उसमें कोई इम्प्योरिटीज नहीं है, तो ये 100 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल उसका टेम्परेचर है बॉयल करने का, तो यहाँ पर जाएगा तब बॉयल शुरू होगा। ठीक, बॉइलिंग कहाँ पर शुरू होगी? 100 डिग्री सेल्सियस पर। लेकिन इवेपोरेशन की बात की जाए, वाष्पन की बात की जाए, तो इससे कम टेम्परेचर है तब भी वाष्पन हो रहा होगा। ठीक है, हाँ, ये मैक्सिमम टेम्परेचर है जहां पर वाष्पन होता है। बॉइलिंग जो होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो है, वहां पर मैक्सिमम इवेपोरेशन होता है। ठीक, उसके पहले भी इवेपोरेशन होता है, वाष्पन होता है, लेकिन कम होता है। सबसे ज़्यादा वाष्पन कहाँ पर होता है? सबसे ज़्यादा वाष्प बनने की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? बॉइलिंग पॉइंट पर। क्योंकि मैक्सिमम टेम्परेचर किसी भी लिक्विड का मैक्सिमम टेम्परेचर क्या हो जाएगा? उसका बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि उस पर तो बॉयल करने लगता है 100 डिग्री सेल्सियस। जैसे जल की बात की जाए तो 100 डिग्री सेल्सियस है, आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो वाष्पन जो होता है वो बॉइलिंग पॉइंट के नीचे भी हो सकता है, हाँ, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट पर मैक्सिमम वाष्पन होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जल वाष्प बनने की प्रक्रिया जो होती है वो कब होती है? बॉइलिंग पॉइंट पर, अर्थात क्वथनांक बिंदु पर। आप समझ पा रहे होंगे। वाष्पन की बात की जाए तो यहाँ पर मैंने सारी बातें बता दी। वाष्पन की बात की जाए, इवेपोरेशन, तो अपने क्वथनांक के नीचे ही द्रव के वाष्प में बदलने का जो प्रक्रम होता है वो वाष्पन है, ये बोल चुका हूँ मैं। हाँ, ऊर्ध्वपातन की बात की जाए, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये क्या है? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, ठोस से डायरेक्ट वाष्प में बदल जाना। जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं तो नॉर्मली क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई ये है बर्फ का टुकड़ा है, तो टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो ये किस में बदलेगा? लिक्विड में बदलेगा। फिर और टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो ये किस में बदल जाएगा? गैस में बदल जाएगा। मतलब ठोस से द्रव, द्रव से गैस, एक प्रोसेस होता है। बट सब्लिमेशन में क्या होता है, ऊर्ध्वपातन में क्या होता है कि डायरेक्ट ठोस से किस में बदल जाता है? ये वाष्प में। लिक्विड वाला स्टेट गायब, द्रव वाला अवस्था गायब बीच में से। ठीक, तो इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे कपूर जो होता है ना, कर्पूर, उसको गर्म कीजिएगा, वो तो ठोस होता है ना, तो उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो डायरेक्ट लिक्विड में ना बदल के किस में बदलता है? वाष्प में बदलता है। ठीक, ये एग्जाम्पल हो गया। ये सारी बातें मैं पहले भी बता चुका हूँ। हाँ, थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पर मैंने डायग्राम के माध्यम से बताने की कोशिश की है। जैसे मान लीजिए गैस है या वाष्प है, एक ही बात है, गैस या वाष्प। यहाँ पर द्रव लिखा हुआ है, यहाँ पर ठोस लिखा हुआ है, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो गैस से द्रव में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं? संघनन, बता चुका हूं मैं, कंडेंसेशन। और द्रव से अगर गैस में, मतलब लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्जन होता है तो उसको क्या बोलते हैं? वाष्पन बोलते हैं। ये आप तो समझ पा ही रहे होंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं। एग्जाम्पल से समझ लीजिएगा, जैसे जल को गर्म, मतलब जल को गर्म कर रहे हैं तो उसका वाष्पीकरण होगा, तो उसको वाष्पन बोलेंगे। हाँ, ठोस से डायरेक्ट गैस में बदल जाना, बिना लिक्विड स्टेट में आए हुए डायरेक्ट गैस में बदल जाना, उसको क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन बोलते हैं। वैसे ही ठोस से द्रव में बदलना, ठोस है जैसे कि आइस को, बर्फ को गर्म कर रहे हैं, ठीक है, मतलब बर्फ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा ठोस किस में बदल जाएगा? द्रव में, तो उसको क्या बोलेंगे? मेल्ट करना, पिघलना, मेल्टिंग। द्रव से ठोस में बात की जाए, द्रव से ठोस में बदलना, इसको क्या बोलेंगे आप? फ्रीजिंग बोलेंगे। जैसे जल का बर्फ में बदल जाना टेम्परेचर कम होने पर, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पर। 0 डिग्री सेल्सियस जो है ना, फ्रीजिंग पॉइंट है जल का, अर्थात हिमांक बिंदु है, या फिर मेल्टिंग पॉइंट भी क्या है बर्फ का? वो 0 डिग्री सेल्सियस ही है। 0 डिग्री सेल्सियस पर ही बर्फ पिघलना शुरू होता है और 0 डिग्री सेल्सियस पर ही पानी जमना शुरू होता है। ये ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि द्रव से ठोस में बदलना फ्रीजिंग है और ठोस से द्रव में बदलना मेल्टिंग है। इंपॉर्टेंट ये है, ऊर्ध्वपातन ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा कंडेंसेशन भी ध्यान में रखिएगा। आगे बात की जाए गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट, तो लेटेंट हीट को समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। गुप्त ऊष्मा की बात की जाए, अर्थात लेटेंट हीट की बात की जाए, तो देखिए मैं एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए ये कोई बर्तन है, इस बर्तन में एक बर्फ़ का टुकड़ा रख देते हैं। ये बर्फ़ का टुकड़ा है और नीचे से ऊष्मा दे रहे हैं, ठीक है, हीट दे रहे हैं। अब होगा ये कि अभी इसका टेम्परेचर देखिए, बर्फ ये नीचे से हीट दे रहे हैं ना, तो हीट दे रहे हैं तो ये बर्फ़ पिघलना शुरू होगा, लेकिन पिघलना शुरू होगा, लेकिन इसका जो टेम्परेचर है, इसका जो ताप है वो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। कब तक? जब तक कि ये बर्फ़ पूरी तरह से ना पिघल जाए, मतलब पिघलने की प्रोसेस में है ना,
उस समय तक इसका टेम्परेचर जो होता है, इसका जो ताप होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा, 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा जब तक ये पूरी तरह से पिघल ना जाए। हाँ, पूरी तरह से पिघलने के बाद इसका ताप बढ़ना शुरू होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा। हाँ, जब तक ये पिघल रहा है तब तक इसका ताप कितना रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस, आप ध्यान में रखिएगा। तो मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि आखिर ये 0 डिग्री सेल्सियस ही इसका ताप रह रहा है और नीचे से ऊष्मा दे ही रहे हैं, तो वो ऊष्मा जा कहाँ पर रही है, वो हीट जा कहाँ पर रही है, ये वाली हीट। तो बेसिकली ये जो हीट जा रही है इसी के पास जा रही है, किस रूप में, हीट दिख नहीं रहा है बट किस रूप में हीट इसके पास जा रही है, किस रूप में एब्जॉर्ब हो रही है हीट इसके पास, गुप्त ऊष्मा के रूप में, लेटेंट हीट के रूप में, गुप्त ऊष्मा के रूप में। एग्जाम्पल से आगे मैं और समझाऊंगा, इतना बात आप समझ पाए होंगे कि गुप्त ऊष्मा क्या है। देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा हो, किसी पदार्थ को दी गई ऊष्मा की वह मात्रा जो पदार्थ के ताप को स्थिर रखते हुए, मैंने समझाया अभी कि 0 डिग्री सेल्सियस स्थिर है, 0 डिग्री सेल्सियस स्थिर है, स्थिर रखते हुए उसकी अवस्था में परिवर्तन लाती है। जैसे बर्फ का जो टुकड़ा था, ठीक है, इसकी अवस्था में परिवर्तन आ रहा था, जैसे ऊष्मा दे रहे थे, ऊष्मा दे रहे हैं तो इसकी अवस्था में परिवर्तन आएगा ना, ये ठोस से लिक्विड में बदलेगा। बट इसका जो ताप है 0 डिग्री सेल्सियस, ये 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। कब तक, जब तक ये पूरी तरह से लिक्विड में ना बदल जाए। तो ये क्यों हो रहा है, आखिर में ऊष्मा जा कहाँ पर रही है, ये जो ऊष्मा दे रहे हैं तो इसी के पास जा रही है, किस रूप में, गुप्त ऊष्मा के रूप में, लेटेंट हीट के रूप में। इसको और एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये एग्जाम्पल जरूर ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। उबलते जल की अपेक्षा भाप द्वारा जलना अधिक असहनीय होता है। जो जल उबल रहा है उसकी अपेक्षा, ठीक ना, उबलते हुए जल से अगर हाथ जल जाए उसकी अपेक्षा अगर भाप से हाथ जल जाता है तो भाप से हाथ का जलना ज़्यादा असहनीय होता है, ज़्यादा पेन करता है वो। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कोई बर्तन है, बर्तन में जल रखा हुआ है, तो जल जब उबल रहा है ना, नॉर्मली कितने टेम्परेचर पर उबलता है, कितने डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जल उबल रहा है, उबलने के साथ इसका वाष्पीकरण हो रहा है, वाष्पन हो रहा है। तो ये जो वाष्प है ना, इसका भी ताप कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा। जब दोनों का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही है तो भाप से हाथ जब जलता है तो वो ज़्यादा असहनीय क्यों होता है। इसका रीजन ये है कि जब वाष्प बनता है ना, जल वाष्प बन के ऊपर उड़ता है तो वो गुप्त ऊष्मा के रूप में, अधिक गुप्त ऊष्मा के रूप में ऊष्मा लेकर उड़ता है, ठीक है ना। तो उसके पास देखा जाए तो ऊष्मा अधिक होती है, किस रूप में, गुप्त ऊष्मा के रूप में, लेटेंट हीट के रूप में। तो ये आप बात ध्यान में जरूर रखिएगा। क्या ध्यान में रखिएगा कि उबलते जल की अपेक्षा भाप द्वारा जलना अधिक असहनीय होता है। इसका रीजन क्या है, रीजन ध्यान में रखना है कि भाप के पास क्या होता है, गुप्त ऊष्मा होती है उसके पास, ठीक है। कैसी ऊष्मा, लेटेंट हीट होती है, गुप्त ऊष्मा होती है। हाँ, उसके बाद हाँ, गुप्त ऊष्मा जब बता दिया तो वाष्पन पर आते हैं। वाष्पन से संबंधित कुछ एक एग्जाम्पल्स है, उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। वाष्पन को और समझाने की कोशिश करें तो देखिए, वाष्पन के कारण कूलिंग का प्रोसेस होता है, शीतलन का प्रोसेस होता है। इसमें एक दो एग्जाम्पल्स ध्यान में रखिएगा, हो सकता है मैंने लिखा भी होगा, 1 मिनट देख लेता हूँ मैं समझा देता हूँ, उसके पहले देख लेता हूँ। रेफ्रिजरेटर, वाष्पन के कारण मिट्टी के बर्तन, ये सब मैंने लिखा है, हालांकि मैं समझा देता हूँ। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मान लीजिए कोई मिट्टी का बर्तन है, मिट्टी का बर्तन है, इसमें जल रखा हुआ है, पानी है, और ये चूंकि मिट्टी का बर्तन है तो इसमें महीन छिद्र होंगे, अनेकों महीन छिद्र होते हैं। छिद्र के माध्यम से ये पानी जो है रिस कर सरफेस पर आ जाएगा, इसके सतह पर आ जाएगा। अब सतह पर जब आ गया है तो इसका वाष्पन होगा, वाष्पीकरण होगा। तो वाष्पीकरण के लिए इसको ऊष्मा चाहिए, तो बहुत सारी ऊष्मा, काफ़ी ऊष्मा, ये जो जल के अंदर ऊष्मा है या फिर ये जो सरफेस है, यहाँ से ऊष्मा को लेकर ये सतह वाला जल उड़ जाता है, ऊष्मा लेकर वाष्प बनकर उड़ जाता है। तो जैसे ही ये ऊष्मा लेकर उड़ जाता है तो यहाँ पर ऊष्मा की कमी हुई, अर्थात ये जल ठंडा होने लगता है। ये प्रोसेस होता है मिट्टी के बर्तन में जो पानी होता है ना, उसके ठंडा होने का। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। पसीना वाले केस में भी यही बात है। पसीना जब होता है तो पसीना जब वाष्प बन के उड़ता है तो पसीना क्या करता है, हमारी बॉडी से ऊष्मा को लेकर उड़ता है, गुप्त ऊष्मा के रूप में, लेटेंट हीट के रूप में। इसलिए जब पसीना उड़ता है तो हमें ठंडा फील होता है। हाँ, पंखा वगैरह जब चलता है तो पंखा क्या करता है, वाष्पन की दर को बढ़ा देता है, वाष्पन की दर को बढ़ा देता है। तो देखते हैं जब पसीना हुआ रहता है, पंखा के सामने आएंगे तो वाष्पन की दर जैसे, मतलब जितना ज़्यादा होती है उतना ठंडा फील होता है। आप समझ पा रहे होंगे। तो आप ध्यान रखिएगा, पंखा जो होता है वाष्पन की दर को बढ़ा देता है। और ये जो नोट में बातें लिखी गई हैं, ये सारी बातें आप देख लीजिए। संवहन की बात की जाए सबसे पहले, हाँ, ये सारी बातें मैं बता चुका हूँ। वाष्पन के कारण शीतलन होता है, एग्जाम्पल के रूप में आप याद रखिएगा, मिट्टी के बर्तन में जल का ठंडा होना या फिर पसीने का सूखना आदि, ये सब एग्जाम्पल्स हैं।
हाँ, ये बात ध्यान में रखिएगा। संवहन की बात की जाए अर्थात कन्वेक्शन की, ये थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। इसमें क्या होता है, ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, ऊष्मा का स्थानांतरण, ट्रांसफर होता है। कैसे? हाँ, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। इंपॉर्टेंट बात जो इसमें ध्यान में रखने वाली ये है कि ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वो कहाँ पर होता है, द्रव तथा गैस में होता है। किस में होता है, द्रव तथा गैस में। यही आपको ध्यान में रखने वाली बात है, द्रव तथा गैस में होता है पदार्थ के कण के द्वारा। कैसे होता है वो थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए ये बर्तन है, बर्तन में पानी रखा हुआ है, इसको गर्म किया जा रहा है, तो गर्म करेंगे, नीचे से ऊष्मा दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो नीचे वाले जो पानी के कण है ना, पानी के जो कण हैं ये गर्म होंगे, ठीक है। गर्म होने के बाद ये ऊपर भागेंगे, डेंसिटी कम होगी, ऊपर जिनकी डेंसिटी ज़्यादा है ऊपर वाले कण की, तो वो नीचे आएंगे, फिर वो गर्म होंगे। तो ऐसे ही हीट का ट्रांसफर होता है, मतलब गर्म होते जाते हैं, डेंसिटी कम होते जाती है, पदार्थ के कण ऊपर चलते जाते हैं, जो भारी वाले कण हैं नीचे आते जाते हैं। इस प्रकार से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, ठीक है। ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, आपको ध्यान ये रखना है कि कहाँ पर होता है, द्रव तथा गैस में। ये बातें हैं। हाँ, एक बात ये ध्यान में रखिएगा, स्वस्थ जो मनुष्य होते हैं उनके शरीर का तापमान कितना होता है, लगभग 37 डिग्री सेल्सियस, 36.89 डिग्री सेल्सियस, 36.89 डिग्री सेल्सियस लगभग में 37 या फिर 36.9 भी ध्यान में रखेंगे तो चल सकता है काम। वायु की आर्द्रता जितनी कम होगी, ह्यूमिडिटी जितनी कम होगी, ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, वायु में जलवाष्प का मिला हुआ होना, जो दिखता नहीं है, अदृश्य रूप से जलवाष्प का मिला हुआ होना, अर्थात H2O उसमें होता है, वायु में H2O का उपस्थित होना जलवाष्प के रूप में। तो ऑलरेडी जब वायु में जलवाष्प है, H2O है, पानी की मात्रा है, तो वाष्पन की दर तो कम ही हो जाएगी ना। तो वायु की आर्द्रता कम होगी, अर्थात उसमें जलवाष्प कम होगा, जलवाष्प की मात्रा कम होगी, तो वाष्पन का दर बढ़ेगा, क्योंकि वायु ऑलरेडी उसमें जल की मात्रा है ही नहीं, तो वाष्पन की दर को वो बढ़ाएगा। हाँ, लेकिन वायु में आर्द्रता की मात्रा ज़्यादा होगी, तो देखते हैं ना जब ह्यूमिडिटी होती है बरसात के दिनों में, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो पसीना को सूखने में काफ़ी टाइम लगता है, चिपचिपा फील होता है, थोड़ा सा पसीना कम, मतलब जल्दी नहीं सूखता है, ठीक ना, सूखने में टाइम लगता है, कम सूखता है, आपने देखा होगा, फील किया होगा। तो वायु की आर्द्रता कम होगी तो वाष्पन की दर ज़्यादा होगी, और वायु की आर्द्रता अगर बढ़ जाती है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है, तो वाष्पन की दर कम हो जाएगी, पसीना जल्दी नहीं सूखेगा, चाहे पंखा कितना भी तेज चलाइए, ऐसा देखा होगा आपने। ठीक, ये सारी बातें हैं। थर्मोस्टेट की बात की जाए, थर्मोस्टेट अर्थात ताप स्थायी, ठीक। इस इंस्ट्रूमेंट का काम क्या है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, इसका काम है तापमान को स्थिर बनाए रखना, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा इस नाम को। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्यों, क्योंकि बढ़ा हुआ दाब जो होता है ना, क्वथनांक को बढ़ा देता है, क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो खाना जल्दी पक जाएगा। इसीलिए देखते हैं पहाड़ पर बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, दाब वहाँ कम होता है तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, जैसे बॉइलिंग पॉइंट कम होता है तो खाना जल्दी नहीं पकता है पहाड़ पर, ऐसा आप क्वेश्चन में देखते होंगे या फिर सुनते होंगे हमेशा, यही रीज़न है। रेफ्रिजरेटर, ये जो ध्यान में ये रख सकते हैं इस बात को, रेफ्रिजरेटर जो होता है ना, रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा अगर खोल कर रखते हैं, ठीक है ना, किसी कमरे में खोल कर रखते हैं तो उस कमरे का तापमान जो होगा ना अंततः बढ़ ही जाएगा, क्योंकि बहुत सारी गैसेज निकलती हैं यहाँ से रेफ्रिजरेटर से, इसलिए कमरे का तापमान बढ़ जाएगा, अंततः ठंडा नहीं होगा। इसलिए आपको ध्यान में रखनी है ये बात कि रेफ्रिजरेटर को, फ्रिज को खोल कर रखने से कमरे का तापमान कम नहीं होगा, क्या होगा, अंततः बढ़ जाएगा, क्योंकि बहुत सारी गैसेज निकलती हैं उसमें से, ठीक है। बात की जाए वाष्पन के कारण, तो ये सारी बातें मैं बता चुका हूँ। विद्युत की बात की जाए अर्थात इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाए, तो विद्युत से संबंधित बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं, इसमें हम उन्हीं चीज़ों को देखेंगे जो डिस्कस नहीं की हैं। बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं तो उनको भी आप देख सकते हैं पिछले वीडियोज़ में। यहाँ पर बात की जाए ओम के नियम की, तो ओम के नियम को आप थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। ओम का जो नियम होता है ना, वो ये बोलता है कि मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है, कोई चालक है, ठीक है, इसमें अगर हम कोई सप्लाई देते हैं, मान लीजिए वोल्टेज सप्लाई दे दिया, ठीक, तो जब सप्लाई देंगे ना तो इसमें जो करंट बहेगा, धारा जो बहेगी, करंट फ्लो होगा, तो ये जो करंट होता है ना, ये करंट, ये प्रोपोर्शनल होता है किसके, जितना यहाँ पर वोल्टेज दिया गया है, इसके बीच में जितना वोल्टेज दिया गया है उसके प्रोपोर्शनल, मतलब वोल्टेज बढ़ाते जाइएगा तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज कम कीजिएगा तो करंट कम होगा, यही ओम का नियम है। हाँ, बुक में एनसीईआरटी वगैरह में V प्रोपोर्शनल I दिया हुआ है, बट ये मेरे अकॉर्डिंग ये सही नहीं लगता है, क्योंकि I जो करंट जो होता है वोल्टेज पर डिपेंड करता है, ठीक है, ना कि वोल्टेज करंट पर डिपेंड करता है। हमारे यहाँ जो सप्लाई आती है, चाहे आप देखते होंगे जो भी हम सप्लाई देते हैं वोल्टेज में देते हैं, करंट में नहीं देते हैं, वोल्टेज की वजह से करंट होता है, ना कि करंट की वजह से वोल्टेज। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। हाँ, एक रिलेशन ये ध्यान में रखिएगा, इसी से ये रिलेशन निकल कर आता है, V इज इक्वल टू IR। V वोल्टेज हो गया, I करंट हो गया, R रेजिस्टेंस हो गया, ठीक। तो कहीं पर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, वोल्टेज दे दे, करंट दे दे, पूछ दे दे रेजिस्टेंस कितना होगा, पूछ देता है रेजिस्टेंस, मान लीजिए वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्ट,
करंट दिया हुआ है 2 एम्पियर, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर निकालना है तो आई इधर आएगा तो वी अपॉन आई हो जाएगा ना। वी कितना है 220 और करंट कितना है 2 से डिवाइड कर दीजिए 110 ओम। रेजिस्टेंस का जो ऐसा यूनिट होता है वो कितना हो जाएगा, ओम। ओम होता है, ठीक। तो आप ध्यान में रखिएगा। तो ये सारी बातें हैं। हाँ, इसमें इंपॉर्टेंट जो ध्यान में रखने वाली बात है वो है प्रतिरोध। प्रतिरोध जो होता है ना, आर इज इक्वल टू रो एल ए। रो एल ए, आपको एल और ए पर फोकस करना है। देखिए, किसी भी मटेरियल का रेजिस्टेंस डिसाइड करना हो ना, इस फॉर्मूले से डिसाइड किया जा सकता है, बट आपको डिसाइड नहीं करना है, खाली रिलेशन देखना है क्या होता है। देखिए, रोएल अपॉन ए है, इसका मतलब ये हुआ कि ए अर्थात एरिया जैसे जैसे बढ़ाएंगे, ये डिनोमिनेटर में है ना, हर में है, और एल क्या है, न्यूमरेटर में है, अंश में है। तो देखिए, जैसे यही कोई वायर मान लीजिए, वायर को थोड़ा सा मैंने मोटा करके दिखाया ताकि आप देख पाएँ। और ये जो होता है ना गोल, इसका कुछ एरिया होगा ना, ये क्रॉस सेक्शन जो है, मान लीजिए यहाँ से भी काट देते हैं तो ये जो क्रॉस सेक्शन है इसका कुछ एरिया होगा ना, इसको ऐसे बना देता हूँ, ये इसका कुछ एरिया होगा, ये एरिया है, ठीक है। तो ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। अब देखिए, एल को फिक्स रखिए, ये एल है लेंथ, ये थोड़ा सा पतला है, ये थोड़ा सा पतला है, ये थोड़ा सा मोटा है, यहाँ पर एरिया कम है, यहाँ पर एरिया ज़्यादा है। समझाने की कोशिश करता हूँ, देखिएगा, फॉर्मूला से भी समझ सकते हैं, वैसे भी समझ सकते हैं, फॉर्मूला याद रखिएगा तो ज़्यादा सही रहेगा। अब बताइए, ए जैसे ही बढ़ेगा ये पूरी की पूरी वैल्यू कम होगी। पीछे कई बार मैं बता चुका हूँ ऐसा क्यों होता है, ठीक है, ये मैथ्स की बात है, बहुत बार मैं बता चुका हूँ फिजिक्स में ही। ए कम होगा तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, ए जैसे जैसे बढ़ाते जाएगा इसकी वैल्यू कम होता जाएगी, ठीक है ना। ए जैसे जैसे बढ़ाइएगा इसकी वैल्यू कम होगी, अर्थात आर की वैल्यू कम होते जाएगी। समझ पा रहे होंगे। अब देखिए, यहाँ पर एरिया ज़्यादा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस इसका कितना हो जाएगा, कम होगा। रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका कम होगा। रेजिस्टेंस कम होने का मतलब करंट आसानी से फ्लो करेगा। रेजिस्टेंस का मतलब क्या, करंट जो फ्लो कर रहा है उसमें अवरोध पैदा करना है। प्रतिरोध का मतलब ये ना हुआ। तो रेजिस्टेंस कम हो रहा है, इसका मतलब करंट आसानी से फ्लो कर रहा है। तो आप वैसे भी समझ सकते हैं कि ये थोड़ा सा मोटा है। हाँ, जहाँ पर देखिए, यहाँ पर एरिया कम हो गया है, एरिया कम है, एरिया कम हो गया तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, अर्थात इसमें प्रतिरोध बढ़ जाएगी, ठीक है। तो करंट आसानी से फ्लो नहीं करेगा। ऐसे भी आप समझ सकते हैं, फॉर्मूला से भी ऐसे भी देख सकते हैं। हाँ, लेंथ बढ़ाइएगा, मान लीजिए एरिया को फिक्स रखते हैं, 1 मिनट, लेंथ ये देख लीजिए, ऐसा ही मैं नीचे बना देता हूँ। इसमें एरिया फिक्स है, लेंथ बढ़ा दिया है, ये फिक्स है। अब एल बढ़ाएंगे, ऊपर बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू बढ़ेगी। तो इसमें प्रतिरोध कम होगा, किसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में, इसके सापेक्ष, इसके सापेक्ष यहाँ पर प्रतिरोध कम होगा क्योंकि इसकी लेंथ कम है, ठीक है। आप समझ पाए होंगे। ये थोड़ी सी बातें थी, आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद बात की जाए, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जरूर ध्यान में रखिएगा। ये 1 यूनिट विद्युत जो होता है ना, आप बार बार घर में भी सुनते होंगे कि 1 यूनिट का चार्ज इतना होता है, ये होता है, चाहे इतनी यूनिट बिजली खर्च हो चुकी है। तो 1 यूनिट जो होता है वो कितने के बराबर होता है, 1000 वाट के बराबर होता है। 1000 वाट, अर्थात इसको क्या बोल सकते हैं, 1 किलो वाट, ठीक। आप समझ पाए होंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए 1000 वाट है ना, अब कोई बोले कि 10 घंटे में 201 मिनट, जैसे मान लीजिए 100 वाट का कोई बल्ब है, 100 वाट का बल्ब है, वो 20 घंटे जलता है, 20 घंटे जलता है, 20 आवर्स, ठीक। तो कोई पूछे कि इस बल्ब ने कितनी यूनिट बिजली खर्च की है, तो 100 वाट का बल्ब है, अर्थात 1 घंटे में 100 वाट, ठीक। तो 20 आवर में कितना हो जाएगा, 100 इंटू 20, अर्थात 2000, 2000। हमें पता है कि 1000 में 1 यूनिट बिजली खर्च होती है, तो 1000 से डिवाइड कीजिएगा, अर्थात 2 यूनिट बिजली खर्च हो चुकी है। आप समझ पाएंगे। इसीलिए ये जो होते हैं ना एलईडी बल्ब, ये कम वाट के होते हैं, 9 वाट, 7 वाट, 11-12 वाट के होते होंगे, ठीक है। तो इनसे बिजली इसलिए कम खर्च होती है, ये कम बिजली को खर्च करते हैं। वाट से आप डिसाइड कर पाते होंगे। हाँ, पहले वाले जो बल्ब आते थे, अभी भी जो येलो वाले बल्ब आते हैं 100 वाट के, उनसे बिजली ज़्यादा खर्च होती है। चाहे मोटर वोटर आपने घर में देखा होगा, 1000 वाट के मोटर होते हैं, 500 के वाट के वो होते हैं आयरन इस्त्री, जिससे हम आयरन करते हैं, कपड़ा प्रेस करते हैं, 500 वाट के। तो आप देखते होंगे कि उनसे बिजली ज़्यादा खर्च होती है, ठीक है। 500 वाट का अगर आयरन है तो 2 घंटे अगर उसको चला देते हैं तो 2 घंटे में ही वो 1 यूनिट बिजली यूज कर लेगा। खैर, ये सारी बातें हैं। और ये आप ध्यान में रखिएगा, बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है, टंगस्टन का, इंपॉर्टेंट है।
कंडक्टिविटी की बात की जाए, सबसे अधिक कंडक्टिविटी किसकी होती है, सबसे ज़्यादा चालकता किसकी होती है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, चांदी की। उसके बाद तांबा की, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ केमिस्ट्री में भी, फिर सोना की, फिर एल्यूमिनियम, फिर लोहा की। ठीक, ये सारी बातें हैं। विद्युत बल्ब की बात की जाए, विद्युत बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है, उसके अंदर जो गैस होते हैं वो विशेष रूप से आर्गन और उसके साथ नाइट्रोजन, ध्यान रखिएगा। सामान्य जो ट्यूब लाइट होते हैं उसमें जो गैस होते हैं आर्गन के साथ मरकरी वेपर होता है, ठीक है ना, मरकरी वेपर। ये फैक्चुअल बातें हैं, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। ये बात भी ध्यान में रख सकते हैं आप कि घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः किस रूप में किया गया होता है, मतलब वायरिंग किस रूप में की गई होती है, घरों की वायरिंग जो हुई होती है वो किस रूप में की गई होती है, तो समांतर श्रेणी में। ठीक है, देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड सीरीज कॉम्बिनेशन, ये दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं। तो घरों की जो वायरिंग की गई होती है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, समांतर श्रेणी में की गई होती है। इसमें होता क्या है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज हर जगह समान जाता है, बट सीरीज वाले में क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में, श्रृंखला वाले में, इसमें होता है कि वोल्टेज हर जगह समान नहीं होता है, इसमें हर जगह करंट समान होता है। बट हमारा मकसद क्या होता है घरों में कि हर जगह वोल्टेज समान पहुंचे, इसीलिए जो कॉम्बिनेशन होता है वो किस, जो वायरिंग की गई होती है वो किस कॉम्बिनेशन में की गई होती है, समांतर श्रेणी में। अब समांतर श्रेणी और मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, ये सारी चीज़ें क्या हैं, हम जो डिटेल्स में देख रहे हैं, डिटेल्स में जब डिस्कशन कर रहे हैं दूसरे वीडियोज में, पैरेलल वाले जो नचिकेता बैच है उसमें हम देख लेंगे अगर आप बोलेंगे तो। हालांकि इतना ज़रूरत नहीं है, आप खाली ये जान लीजिए कि समांतर श्रेणी में वायरिंग की गई होती है घरों की। ठीक है, हाँ, ट्रांसफ़र की बात की जाए, सॉरी ट्रांसफ़र बोल रहा हूँ, ट्रांसफॉर्मर की बात की जाए तो ट्रांसफार्मर का काम क्या है, वोल्टेज को घटाना या बढ़ाना। ठीक है, हाँ, इसमें आपको ध्यान में रखना है दो तरह के ट्रांसफार्मर होंगे, एक तो उच्चाई अर्थात स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक अपचाई अर्थात स्टेप डाउन। तो इंग्लिश में आप नाम ध्यान में रखते हैं तो वैसे ही पता चल जाएगा। स्टेप अप मतलब वोल्टेज को बढ़ाना, वे ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को बढ़ाते हैं उसको बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर अर्थात उच्चाई ट्रांसफार्मर। अपचाई अर्थात स्टेप डाउन, जो वोल्टेज को कम करते हैं उसको बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। एग्जाम्पल से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए आप अपने घर, गांव में या फिर शहर में जहाँ भी आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, तो आपको पता है ना कि जो ऊंचाई पर जो वायर आए हुए होते हैं, आप सुने होंगे या फिर आप जानते होंगे, 11,000 वोल्ट के, ठीक है ना, 11,000 वोल्ट के वायर आए हुए होते हैं आपके गाँव की तरफ से, शहर की तरफ से, आपने देखा होगा ऊंचाई पर। तो आपके घर में जो सप्लाई आता है वो ये वाला थोड़ी आता है, 11,000 वोल्ट का सप्लाई थोड़ी आता है, नहीं। हाँ, बीच बीच में देखते होंगे आप अपने गांव में, शहर में, ठीक है ना, कस्बों में, कि जगह जगह पर ट्रांसफार्मर लगाए गए होते हैं। वो ट्रांसफार्मर क्या करते हैं, इस सप्लाई को कम करके हमारे घरों में कितना भेजते हैं, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। अर्थात ये क्या कर रहे हैं, जो हर जगह लगे हुए हैं, गली में, मोड़ पर, गांव में, वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ठीक है ना, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम करके हमारे घरों में सप्लाई कर रहे हैं। ऐसे ही मान लीजिए मोबाइल का चार्जर है, ये एग्जाम में पूछा हुआ है, मोबाइल के चार्जर जो ट्रांसफार्मर लगा होता है, मोबाइल के चार्जर में तो हम 220 वोल्ट दे रहे हैं, बट हमें जो वोल्टेज मिल रहा है मोबाइल के अंदर वो 3.5 वोल्ट मिल रहा है। ठीक है, लगभग 3.5 वोल्ट मिलता है ना, तो ये तो कम करके मिल रहा है ना। तो कम कौन करेगा, स्टेप डाउन, अपचाई, ध्यान रखिएगा, अपचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो स्टेप अप का काम है बढ़ाना, स्टेप डाउन का काम है घटाना वोल्टेज को। ठीक, आप समझ पाए होंगे। तो ये सारी बातें थी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।